पूजा जी अपनी बेटी आराध्या की शादी खोज रही थी। एक बहुत अच्छा रिश्ता पता चला। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सैलरी बहुत ही अच्छी थी। आराध्या को भी लड़का बहुत पसंद था। लड़के का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी और उसके पापा रिटायर हो चुके थे। वह बैंक से रिटायर हुए थे। कुल मिलाकर एक छोटी फैमिली थी। आराध्या के पापा ने पूजा यानी कि आराध्या की माँ से बोला कि यह शादी फाइनल कर देते हैं, इतना अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों पूजा जी एक असमंजस में पड़ी हुई थी और उन्होंने बोला, मैं मेरी बेटी की शादी घर के बड़े बेटे से नहीं करना चाहती, नहीं तो उसे भी वही सब कुछ झेलना पड़ेगा जो सारी जिंदगी मैंने झेला है। कभी वह अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएगी। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिम्मेदारियां निभाने में ही गुजर जाएगी और उसके बाद भी वह सबसे बुरी कहलाएगी। मुझे मेरी बेटी को किसी भी घर की बड़ी बहू नहीं बनानी है, बल्कि छोटी बहू बनानी है या फिर इकलौता लड़का हो। आपको जरूर मेरी बात खराब लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हमारे भी तो 3 बच्चे हैं, तो हमारे घर की बड़ी बहू कौन बनना चाहेगा। लेकिन वह सब अलग बातें हैं। मैं मेरी बेटी को वह जिंदगी बिल्कुल नहीं देना चाहती जो मैंने झेली है। और रही मेरे बच्चों की बात, तो मैं अपने बच्चों के साथ वह सब कुछ कभी नहीं करूंगी जो कि मेरे सास ससुर ने मेरे साथ किया है। मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले ही सकती हूँ कि मैं मेरे बेटों के साथ भेदभाव कभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं आराध्या के सास ससुर की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती ना। आराध्या के पापा ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो, इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें इसमें कमियां क्या दिख रही हैं। आराध्या ने बोला, मम्मी शादी तो करनी ही है, तो फिर इतना अच्छा लड़का मिल रहा है तो इसे छोड़ना क्यों, बार बार ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। पूजा ने आराध्या से बोला, बेटा तू नहीं समझेगी क्योंकि तूने वह सब कुछ नहीं झेला और मैं चाहती भी नहीं कि तू वह सब कुछ झेले, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। लेकिन तेरे पापा तो अच्छे से समझते हैं, पूछ उनसे, क्या हमने आज तक अपनी जिंदगी जी है। आराध्या अपने पापा विकास की तरफ देखने लगी। विकास के पास पूजा यानी कि अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं था। तब तक आराध्या की दादी कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, तुम लोगों ने शादी के बारे में क्या सोचा, इतना अच्छा लड़का फिर कहाँ मिलेगा। सोचना क्या है, जल्दी से जल्दी शादी फाइनल करो और बेटी को ले देकर विदा करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी करो, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ अगले महीने से ही लग्न शुरू हो रहे हैं, पहले लग्न में ही आराध्या की शादी करवा दो। विकास ने बोला, माँ यह तुम कैसी बातें कर रही हो, इतनी जल्दी यह सब कुछ कैसे हो जाएगा। शादी ब्याह में बहुत कुछ देखना पड़ता है, ऊपर से पैसों का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो आराध्या की दादी ने बोला, सब कुछ हो जाता है बेटा, कुछ पैसे तो तूने जोड़ ही रखे होंगे और कुछ अपने बड़े बेटे से ले, कमा रहा है अच्छा खासा। बहन की शादी के लिए आगे नहीं आएगा तो क्या करेगा। दोनों बाप बेटा मिलकर आराध्या की शादी निपटा दो, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। लेकिन पूजा तभी जोर से चिल्ला पड़ी और बोली, बिल्कुल नहीं, आराध्या की शादी घर के बड़े बेटे से मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो। मैं नहीं चाहती कि जो परेशानी मैंने झेली है वह परेशानी मेरी बेटी भी झेले, किसी के घर की बड़ी बहू बनके। और हाँ, मेरा बड़ा बेटा अपनी बहन की शादी का खर्चा क्यों उठाएगा, क्या उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं है। बच्चे हमने पैदा किए हैं तो उनकी जिम्मेदारी हमारी है, ना कि मेरे बड़े बेटे की। जिस तरह से आपने ज़िंदगी भर अपने बड़े बेटे विकास को नहीं छोड़ा, अब वैसे ही आप मेरे बड़े बेटे सौरभ के पीछे पड़ गई हैं और सौरभ को दूसरा विकास बनाना चाहती हैं। बिल्कुल नहीं, तीनों बच्चे मेरे हैं और तीनों की जिम्मेदारियां भी मेरी हैं और मैं किसी के ऊपर एक पाई भी अधिक या कम खर्च नहीं करने वाली, ना ही किसी भाई बहन के ऊपर दूसरे भाई बहन का बोझ डालने वाली हूँ। जो जिंदगी भर हमने झेला है वह तो मेरा बड़ा बेटा सौरभ कभी नहीं झेलेगा और ना ही मेरी बेटी किसी के घर की बड़ी बहू बनकर झेलेगी। शर्म नहीं आती आपको। पूरी जिंदगी तो हमारी खराब कर दी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाकर, और अब मेरी बेटी आराध्या को भी वैसी ही जिंदगी देना चाहती हैं और मेरे बड़े बेटे सौरभ को भी। और जीने के लिए सिर्फ मेरे छोटे बेटे की जिंदगी में सुकून बनी रहे,
मैं जितना अपने छोटे बेटे से प्यार करती हूँ ना, उतना ही अपने बड़े बेटे और बेटी से भी प्यार करती हूँ। आपकी तरह की घटिया सोच नहीं है मेरी। आज अपने धुन में पूजा जो मन में आया वह बोलते जा रही थी और पूजा की सास के पास पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं था और ना ही हिम्मत थी पूजा को रोकने की। विकास भी चुपचाप खड़ा था और पूजा अपने धुन में अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए बालकनी में जाकर बैठ गई और अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से ब्याह करके वह विकास के साथ अपने ससुराल आई थी। विकास घर का बड़ा बेटा था और विकास के बाद 3 बहनें थीं और उसके बाद उसका देवर था जो कि सबसे छोटा था। ब्याह करके घर में आने के बाद सास ने कभी उसे बहू नहीं समझा बल्कि घर की नौकरानी समझा और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल दी। ससुर जी अच्छा खासा कमाते थे, अच्छी खासी दुकान चलती थी उनकी, लेकिन फिर भी विकास तू घर का बड़ा बेटा है यह कह कहकर अपनी बहनों की शादी का लगभग 75% खर्च विकास से करवाया। इतना मजबूर कर दिया कि विकास के पास कोई चारा ही नहीं बचा। 1-2 बार दबी जबान में विकास ने कहना भी चाहा कि बहनों की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो गई, आपकी बेटियां हैं, आप भी तो कुछ जिम्मेदारियां निभाइए। लेकिन सास और ससुर से लड़ने की हिम्मत किसके पास थी। विकास अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ ही नहीं पाता था। सब कुछ बहनों की शादी में खर्च हो जाता था। एक बहन की शादी होती, उसके कुछ सालों बाद दूसरी बहन तैयार हो जाती, उसकी शादी की तो उसके कुछ सालों बाद तीसरी बहन तैयार हो गई और इस तरह से विकास की शादी को करीब 10 साल बीत गए। उसके 3 बच्चे हो चुके थे लेकिन सेविंग के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि बहनों की शादी में पूजा ने अपना लाया हुआ दहेज और जेवर तक दे दिया क्योंकि उसके पति के पास इतना कुछ नहीं था कि बहनों की शादी में खर्च कर सके और विकास की सारी सेविंग भी बहनों की शादी में निकल जाती थी। विकास और पूजा की शादी को 10 साल बीत चुके थे लेकिन पूजा के पास कोई सामान और गहने नहीं बचे थे, न ही विकास के पास बैंक में कोई रुपया था। ऊपर से 3-3 बच्चे, तीनों का पालन पोषण कराना और पढ़ाना लिखाना। सास ससुर से कोई उम्मीद तो की नहीं जा सकती थी जो अपनी बेटी की जिम्मेदारी बेटे के कंधों पर यानी कि बहनों के भाई के कंधे पर डाल दे। वैसे माँ बाप से क्या उम्मीद करना। कभी उन्हें बड़े बेटे का दुख तो दिखा ही नहीं। उनके लिए तो लाडला उनका छोटा बेटा था जो विकास की शादी के वक्त 15 साल का था और विकास की शादी के 10 सालों बाद 25 वर्ष का हो चुका था और अच्छी खासी नौकरी भी पा चुका था। घर में छोटी बहू के आने की बारी आ चुकी थी और देखभाल कर छोटी बहू लाई गई जिसे महारानी बनाकर सास ने रखा और बोलती रहती थी, यह तो मेरी छोटी लाडली बहू है, मैं तो इसे सराखों पर बिठाकर रखूंगी। आज तक छोटी बहू से कोई काम नहीं करवाया। देवरानी के आ जाने के बाद भी घर की नौकरानी बड़ी बहू ही थी। और देवरानी को तो आज़ादी मिल गई क्योंकि उनके ऊपर घर में कोई रोक टोक नहीं थी, न ही कोई जिम्मेदारी थी क्योंकि वह घर के लाडले थे, छोटे बेटा और छोटी बहू, और न ही उन्हें किसी प्रकार के समझौते करने होते थे। देवर की अच्छी खासी सैलरी थी लेकिन 1 रुपया भी घर खर्च में नहीं निकालता था। घर के खर्च वैसे ही चल रहे थे जैसे आज तक चल रहे थे। विकास की बदौलत ससुर जी के सारे पैसे सास ससुर ने बचा कर रखे। विकास के सर पर सारे घर की जिम्मेदारी डाली हुई थी। विकास के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और कुछ सालों बाद देवर के बच्चे हुए जिसे उसने अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में डाला क्योंकि देवर देवरानी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर कभी दबी जबान में पूजा इन सब बातों का विरोध करना भी चाहती थी तो सास ससुर इतना बड़ा तमाशा बना देते कि विकास और पूजा के हाथ जोड़ने लगता कि चुप हो जाओ, मेरे से यह सब बर्दाश्त नहीं होने वाला। क्योंकि विकास बहुत ही शांत स्वभाव का था और लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता था और यही विकास की सबसे बड़ी कमजोरी या कमी थी जिसकी वजह से उसका परिवार संघर्ष का जीवन जीता था। क्योंकि विकास कभी भी अपने और अपने परिवार के हक के लिए लड़ाई झगड़े करने को तैयार नहीं होता था बल्कि बचना चाहता था उस कलह से। विकास के माँ बाप के लिए उनके छोटे बेटा बहू ही सब कुछ थे। जिम्मेदारी निभाने के लिए विकास था। जब भी कोई जिम्मेदारी की बात आती तो विकास और पूजा के सिर पर डाल दी जाती और जब देने की बारी आती तो सासू माँ बहुत प्यार से बोलती, यह तो मेरी छोटी लाडली बहू है, यह झुमके तो मैं इसे ही दूंगी, यह तो मेरी छोटी लाडली बहू है, अपने कंगन तो मैं इसे ही दूंगी। इस तरह से कर करके सासू माँ ने अपने सारे जेवर छोटी बहू को थमा दिए। एक बार भी नहीं सोचा
कि जिस बड़ी बहू से आज तक सारे काम करवाए, सारी जिम्मेदारियां जिसके सर पर डाली, उसका भी उन जेवरों पर बराबर का हक है। बल्कि खुलेआम छोटी बहू को जेवर देते हुए सासू माँ का यह कहना होता, यह सारे जेवर तो मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ, मेरे खुद के हैं, तो जिसे दिल चाहेगा उसे दूंगी, और मैं तो अपनी छोटी बहू को ही दूंगी। और छोटी बहू भी बहुत गुमान के साथ सारे जेवरों को ले लेती, क्योंकि इतने दिनों में वह समझ गई थी कि घर में बड़ी बहू की क्या औकात है। कुछ दिनों के बाद ससुर जी गुजर गए तो बंटवारे की बात आई, और ससुर जी की सारी सेविंग देखी गई तो विकास के होश उड़ गए। ससुर जी ने लगभग सारे एफडी में नॉमिनी अपने छोटे बेटे को बना रखा था, और विकास का नाम एकाध एफडी में ही था, और छोटे बेटे ने बहुत होशियारी से सारे पैसे ले लिए। अब न सास के पास कोई जेवर बचे थे और न ही ससुर जी की कोई एफडी बची थी। जब छोटे बेटे बहू को लगा कि अब सब कुछ हमारे हाथ में लग चुका है, तब वह बहुत आसानी से यह बोलकर कि घर में जगह कम पड़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, अलग घर लेकर रहने लगे। सारी जिम्मेदारियां बड़े बेटे बहू ने निभाई, और सारी कमाई, पैसे और जेवर छोटे बेटे बहू के लिए हो गए, और मौका मिलते ही दोनों अलग हो गए। साथ ही साथ सासू माँ की जिम्मेदारी भी बड़े बेटे बहू यानी कि विकास और पूजा पर डालकर चले गए, यह बोलते हुए कि सारी जिंदगी माँ अपने बनाए इसी घर में रही हैं, तो अब इस बुढ़ापे में वह नई जगह एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, इसलिए माँ तो यहीं रहेंगी। वैसे भी यह माँ का बनाया हुआ घर है। यह एहसान दिखाने लगे कि इस घर का हम कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करवा रहे हैं, यह घर आप रख सकते हैं। शर्म नहीं आई उन्हें यह बोलते हुए। सारा कुछ जेवर तो उन्होंने रख लिया, ससुर जी का सारा पैसा भी उन्होंने ही रख लिया। विकास ने तीनों बहनों की शादी की, आज तक एक एक जिम्मेदारी निभाई, और ऊपर से अब एहसान जता रहे हैं। लेकिन विकास और पूजा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके पास लड़ने का सामर्थ्य भी नहीं था और न ही पैसे थे। ज़्यादा बहस करते तो वह यही बोलता कि ठीक है, इस घर का भी बंटवारा कर दो। माँ बाप तो बेईमानी कर चुके थे, अपने लाडले बेटे बहू को सब कुछ दे चुके थे, और अब वही लाडले बेटे बहू माँ को पूछने तक के लिए नहीं आते थे। दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। 30 त्योहारों पर आते और एक दो सस्ती साड़ियाँ माँ को पकड़ा देते, और बस माँ इतने में ही खुश हो जाती कि देखो मेरे छोटे बेटे बहू को मेरी कितनी फिक्र है। और पूरे साल विकास और पूजा जो सेवा करते वह उन्हें कभी नहीं दिखता। खैर, समय ऐसे ही बीत गया। विकास के बच्चे काबिल थे, इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी अच्छी नौकरी लग गई, और तीनों बच्चे आज अपने अपने पैरों पर खड़े थे। और अब उनकी बेटी आराध्या की शादी की बात हो रही थी, लेकिन अपने जीवन की कहानी याद करके पूजा को बहुत डर लग रहा था कि अगर आराध्या भी घर की बड़ी बहू बन गई और उसे भी वही सब कुछ झेलना पड़ा जो उसने झेला है, और वह अपनी बेटी को कभी भी वैसी जिंदगी नहीं देना चाहती। ऊपर से जब पूजा की सासू माँ ने यह बोल दिया कि आराध्या का बड़ा भाई सौरभ उसकी शादी में सहयोग करेगा, तब तो पूजा का खून और भी खौल गया कि अपने बेटे को तो कोल्हू का बैल बना ही दिया, और अब मेरे बेटे को भी कोल्हू का बैल बनाना चाहती हैं। अपने बड़े बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब मेरे बड़े बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती हैं। मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी यह। मेरे लिए जितना प्यारा मेरा छोटा बेटा है, उतना ही प्यारा मेरा बड़ा बेटा भी है। मेरे पास ज़्यादा कुछ संपत्ति तो है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है, जितना भी है, आराध्या की शादी करने के बाद मेरे दोनों बेटों में बराबर बटेगा। और बेटी की शादी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो जमा कर नहीं रखा है, लेकिन जो कुछ भी किया है उतने में ही बेटे की शादी करूंगी। किसी बेटे के ऊपर उसकी बहन का बोझ नहीं डालूंगी। विकास को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि पूजा शादी के लिए क्यों मना कर रही है, और आज पूजा के चिल्लाने की वजह से उसकी सास को भी समझ में आ गया था पूजा इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। और पूजा की गर्जना देखकर सास की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। लेकिन आराध्या अपनी माँ के पास चली गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे वह लड़का बहुत पसंद है और मुझे कोई खराबी भी नहीं दिख रही, तो आप शादी फाइनल क्यों नहीं कर रही हो? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गई हैं? पूजा ने अपने दिल की बात आराध्या को बता दी और बोल दिया कि जिस तरह की ज़िंदगी मैंने और तुम्हारे पापा ने झेला है, मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारा होने वाली पति भी उस तरह की ज़िंदगी जिए, और ना ही मैं तेरे बड़े भाई सौरभ यानी कि मेरे बड़े बेटे के ऊपर दादी के कहे अनुसार कोई बोझ डालना चाहती हूँ। बच्चे माँ बाप पैदा करते हैं तो जिम्मेदारियाँ भी माँ बाप को निभानी चाहिए, ना कि भाई बहनों के ऊपर डाल देनी चाहिए।
हाँ, ईश्वर ना करे कुछ अनहोनी हो जाए तब दूसरी बात है, लेकिन यदि माँ बाप जीवित हैं तो बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, ना कि भाई बहनों की। जो भी माँ बाप ऐसा करते हैं वह गलत करते हैं, लेकिन मैं ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहती। आराध्या ने बोला, मम्मी आपकी बात सही है, लेकिन आपने यह कैसे सोच लिया कि जो आपके साथ हुआ है वह मेरे साथ भी होगा, और जो कुछ आपने सहा है वह मैं भी सहूँगी। ऐसा नहीं है मम्मी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, और मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो मैं शुरुआत में ही उसका विरोध कर दूंगी और बात वहीं पर ख़त्म कर दूंगी, लेकिन आगे ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। और अगर उसके बाद भी कुछ गलत होता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे मेरा रिश्ता रहे या ना रहे। यदि लड़का समझदार होगा तो वह मेरी बात को समझेगा, और यदि नहीं तो फिर ऐसा रिश्ता निभाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। और क्या गारंटी है कि मैं घर की छोटी बहू बनूंगी तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। हो सकता है उस घर में बड़ी बहू की चलती हो, क्योंकि यह तो माँ बाप की गलती है। किसी एक घर में छोटे बेटे को ज़्यादा लाड प्यार मिल जाता है तो किसी घर में बड़े बेटे बहू को। माँ बाप पता नहीं कैसे अपने दो बेटे बहुओं में फ़र्क करते हैं। मुझे पता है मेरी मम्मी तो ऐसा कभी नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई भी औरत ऐसा करेगी। अरे करना भी चाहेगी तो बेटे बहू कभी उसकी बात नहीं मानेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रख सकती हैं। शादी के बाद पति को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना पत्नी का काम होता है। आपके साथ गलत हुआ मानती हूँ, पर आपने भी एक गलती की। पापा को कभी भी हम लोगों की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए दबाव ही नहीं डाला, सिर्फ कलह के डर से। अगर आप आज जो कदम उठा रही हैं, यह कदम आपने आज से 10-20 साल पहले ही उठा लिया होता तो आज यह दिन ही नहीं होता। लेकिन आज जब अपनी बेटी पर बात आई तब आपकी जुबान खुली। आराध्या की माँ पूजा ने बोला, बेटा बात तो तू सही कह रही है। यही गुस्सा अगर मैंने आज से 10-20 साल पहले दिखाया होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन तब मेरी हिम्मत नहीं हुई। और आज जब मेरी बेटी और बड़े बेटे पर बात आई तो खुद ब खुद मेरी जुबान खुल गई। आराध्या ने बोला, लेकिन मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आपके जैसी नहीं हूँ। मैं तो पहले दिन ही जबान खोल दूंगी, और अगर मैंने पहले ही अपनी सोच अपने ससुराल वालों के सामने रख दी तो आगे से कोई भी मेरे से इस तरह की उम्मीद करेगा ही नहीं जिसे कि मैं पूरी ही ना कर सकूं। और ज़रूरी नहीं कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो, इसलिए आप बेफिक्र हो जाओ। आराध्या की बात सुनकर पूजा को बहुत संतुष्टि हुई, और साथ ही साथ उसे यह भी लगा कि उसकी बेटी उसके जैसी नहीं है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। साथ ही साथ वह अपने पैरों पर भी खड़ी है। यदि कल को कुछ 19-20 की स्थिति आ भी जाएगी तो कम से कम वह आत्मनिर्भर तो है, इसलिए चिंता की बात नहीं। लेकिन अपनी बेटी और दोनों बेटों को पूजा ने ऐसे संस्कार दिए थे कि पूजा को बहुत अच्छे से पता था कि अपने रिश्तों में वो बखूबी निभाएंगे और हर संभव रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी किसी गलत के आगे झुकेंगे नहीं। आराध्या की बात सुनकर पूजा रिश्ते के लिए तैयार हो गई और विकास से बोला, आप बात आगे बढ़ाइए, हम अपनी आराध्या की शादी वहीं पर करेंगे, क्योंकि आराध्या को वह लड़का बहुत पसंद है और मैं अपने डर के कारण अपनी बेटी की खुशियाँ थोड़ी ना बर्बाद कर सकती हूँ। कहकर पूजा आराध्या की तरफ देखने लगी और आराध्या शर्माती हुई वहाँ से भाग गई। आराध्या की दादी कोने में खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, कुछ बोलना चाहती थी, पर पूजा ने इतनी तीखी नज़रों से उनकी तरफ देखा कि वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई और समझ गई पूरी ज़िंदगी उन्होंने जिसके ऊपर हुक्म चलाकर उसकी ज़िंदगी खराब और तबाह कर रखी है, अब वह उनके हिसाब से चलने वाली नहीं। और यदि उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला तो आज तक जो इज्जत उन्हें मिल रही थी वह भी खत्म हो जाएगी। और वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके प्यारे लाडले छोटे बेटा बहू उन्हें कभी भी पूछने वाले नहीं, तो जो इज्जत और आराम की ज़िंदगी विकास और पूजा के साथ उन्हें मिल रही है उससे भी वह हाथ धो बैठेंगी। इसलिए पूजा की सास ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी।